चले तो चांद तक वरना शाम तक। बिल्कुल ठीक कहा है जिसने भी कहा है। खैर सब जानते हैं किसने कहा है। यार जब 242 का टोटल आप सेट करेंगे अगली टीम को, वो भी 2025 के दौर में, मींस के मैं अगर इस तरह कहूं कि मॉडर्न डे क्रिकेट, बड़ी बातें होती है ना जी, मॉडर्न डे क्रिकेट। तो मॉडर्न डे क्रिकेट में जब आप 50 ओवर्स में 242 का टारगेट सेट करेंगे तो यार इस तरह से तो आप वनडे नहीं जीत सकते ना भाई, चाहे वो फाइनल हो चाहे कोई भी मैच हो। तो ये मैच तो हारना ही था ऑब्वियसली। हमारी बैटिंग के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि एकदम या तो ऐसा क्लिक करती है कि 49 ओवर्स में 355 रन हम बना लेते हैं जी, या स्लंप आता है तो ऐसा स्लंप आता है कि आप कहो यार कि ये 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं या कौन से दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं यार। अगर आप देखें मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की बैटिंग, दोनों की सलाहियतों पे मुझे कोई शक नहीं, चूंकि पिछला मैच उन्होंने ही जिताया आपको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। लेकिन आज के मैच में बड़ा सरप्राइज किया मुझे मोहम्मद रिजवान ने और सलमान अली आगा की बैटिंग, बिलखुसूस मोहम्मद रिजवान ने बहुत सरप्राइज किया मुझे। आज प्रेशर भी नजर आया मोहम्मद रिजवान, लग रहा था कि वो किसी प्रेशर में। बाबर आजम के आउट होते ही उसका मोराल एकदम ऐसा लगा कि डाउन हो गया। स्टार्ट पाकिस्तान ने इतना खास नहीं दिया, फखर जमान जल्दी आउट हो गए थे क्योंकि फखर ही एक ऐसे प्लेयर है जो कि ग्राउंड की चारों तरफ खेलते हैं, उनसे आज नहीं सही तरीके से शॉट लगा, वो आउट हो गए। बाबर वॉज इन गुड टच, 34 बॉलों पे 29 रन उन्होंने बनाए। 29 रन बना के फिर वो जब कॉटन बोल्ड हुए तो वो खुद उन्होंने बैट जमीन पे पटक दिया। उनको अंदाजा हो गया था यार कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, किसी ने साला काला जादू करा दिया मुझ पर, या वाकई डेटा इतना बहुत है कि उस डेटा की नजर लग गई है बाबर आजम की बैटिंग को। मुझे तो ऐसा ही लगता है। यूफोन से मेरे ख्याल से हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि प्लीज इस कॉपी को चेंज कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि अब पब्लिक का ना दिमाग घूम गया है कि बाबर आजम रन ही नहीं बना रहे। डाटा तो बहुत है उनके पास लेकिन उनसे रन ही नहीं बन रहे, पता नहीं क्या हो गया उनके रन को। हालांकि साउथ अफ्रीका में फिर भी रन किए थे उन्होंने, लेकिन एशियन कंडीशन में फिर आके पता नहीं क्या हो गया, अपने घर में खेल रहा, ऐसा लग रहा है कि अपने घर में नहीं बाहर खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड का तो मुझे ऐसा लगा जी कि न्यूजीलैंड अपने घर में खेल रही है, वो इस तरह से ये सीरीज उन्होंने खेली है, अनबीटेबल गए और तीनों मैचेस कन्विंसिंगली जीते उन्होंने। ऐसा लग रहा है कि उनके अपने होम कंडीशंस में ये सीरीज हुई थी। पहले तो मुझे कोई ये समझा दे, हमारी बेटी जो हमारे जो प्लेइंग 11 जो सिलेक्ट करते हैं, अब ये कोई कहता है कि जी के सुनने में क्या, सुनने में हो सकता है हकीकत ही होगी कि वो जो चीफ सिलेक्टर है, चीफ सिलेक्टर नहीं बल्कि सिलेक्टर है, वो करते हैं डिसाइड प्लेइंग 11। हालांकि कप्तान का काम होता है। मुझे असद शफीक साहब, चले मैं असद शफीक से गुजारिश करता हूँ, फहीम अशरफ को आज प्लेइंग 11 में क्यों हिस्सा बनाया, मुझे सवाल का जवाब देते हैं, मुझे लॉजिक समझा दे इस सिलेक्शन के बिहाइंड। फहीम अशरफ क्यों था आज के इस प्लेइंग 11 में? देखा है तो आपने दो ऑलराउंडर्स खिलाए, 6 बैट्समैन और 2 ऑलराउंडर्स, 6 बैट्समैन और 2 बॉलिंग या बैटिंग ऑलराउंडर, कुछ भी कह रहे हैं आप। 8 आपके बैट्समैन खेले, सोचे 8वें तक आपकी बैटिंग आ रही है, फिर भी आप 242 रन बना रहे हैं। भैया अगर खिलाना ही था, मकसद के मुझे समझ में नहीं आई कि फहीम अशरफ को क्यों खिलाया गया। बॉलिंग में उनसे सिर्फ 2.3 ओवर्स करवाए, 2 ओवर्स किए उन्होंने, उसके बाद उनको आपने हटा लिया। ठीक है, स्पिनर्स को आपने रोल देना था। सलमान अली आगा ने 10 ओवर का कोटा पूरा किया, अबरार ने कोटा पूरा किया 10 का। आपके तो स्पिनर्स ही नहीं विकेटें ले पा रहे। और उसके बरक्स आप न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को आप देख लें, मिचेल सेंटनर कमाल कर दिया यार, उसने तो 10 ओवर में 20 रन दिए और 2 विकेटें हासिल कर ली। ब्रेसवेल ने 10 ओवर में 38 रन दिए, 2 विकेटें हासिल कर ली। 4 विकेटें तो उनके स्पिनर्स ले गए। विल और रोरकी जो उनके भी यंग फास्ट बॉलर है, इतना उन्होंने ओडीआईस नहीं खेले, कोई खास तजुर्बा नहीं है, इतना नहीं है, वो 4 विकेटें ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड वाकई अपने होम कंडीशंस पे खेल रही है।
अगर देखा जाए तो जैकब डफी, विल रोडकी और नेथन स्मिथ, ये तीन बॉलर से इनके कुल मिला के गालिबन कुछ 22-23 ओडीआईस भी नहीं होंगे टोटल तीनों के मिला के। और उनके आप देख लें, जैकब डफी ने चले 48 रन दिए और नेथन स्मिथ ने 7 ओवर में 46 रन दिए। ऑल्दो ये दोनों बॉलर्स हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। मैट हेनरी आज नहीं खेले, उनको रेस्ट कराया गया। उनके भी देखा है तो मेन फास्ट बॉलर्स आज नहीं खेल रहे थे, मैट हेनरी को उन्होंने बाहर बैठा के रखा, बट स्टिल दे बोल्ड रियली वेरी वेल। उनके स्पिनर्स तो आज छाए रहे। क्या बॉलिंग की 3.80 पर ओवर ब्रेसवेल, 2 रन पर ओवर सेंटनर। और हमारे जो अबरार मियाँ हैं, अबरार मियाँ ने आज तो इतनी खास बॉलिंग नहीं की। अगर आप देखें तो 10 अबरार ने 10 ओवर में 67 रन दिए, 1 विकेट ले ली। हालांकि हमारे फील्डर ने तो कैच भी छोड़े आज। अब अबरार बेचारा क्या करे, जब उसकी बॉलिंग में आप कैच नहीं पकड़ेंगे तो अबरार क्या करे, क्या करे वो अगर उसकी बॉलिंग में आप कैच नहीं पकड़ेंगे। सऊद शकील भी कैच छोड़े हैं, शाहनशाह अफरीदी ने भी कैच छोड़ा, 2 कैचेस छोड़े। एक तो रन आपने बोर्ड पे लगाए नहीं और ऊपर से आप कैचेस भी छोड़ रहे हैं। लैथम का आउट था लेकिन रिव्यू नहीं लिया हमारे कप्तान ने। रिजवान इस मामले में बहुत ही पुअर है, उसको इस पर काम करना पड़ेगा। उसको जब रिव्यू लेना होता है वो रिव्यू लेता नहीं, और जब नहीं लेना होता रिव्यू तो वो ले लेता है। कोई बताए फहीम अशरफ को क्यों खिलाया गया 2.2 ओवर 16 रन? सिर्फ 3 ओवर्स भी पूरे नहीं किए उसने 50 के कोटा में। वो तो खैर 45.2 ओवर्स में गालिबन उन्होंने ये टारगेट चेस कर लिया। लेकिन फहीम अशरफ को किस बेस पे खिलाया गया? उसकी जगह आकिफ जावेद को खिला लेते आप, एक फास्ट बॉलर था आपका। जब आपने ऑन द बेसिस ऑफ बांग्लादेश प्रीमियर लीग टीम खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना है, खुशदिल शाह हो गए जैसे फॉर इंस्टेंस, तो अब आकिफ जावेद को भी आप कर लेते सेलेक्ट, अच्छा बॉलर है आपका। गैरी क्रिस्टन ने भी उसकी की थी तारीफ, उसने इवन चैंपियंस कप 2024 जो हुआ था हमारे यहाँ डोमेस्टिक, उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया था। तो आप आकिफ जावेद को आप खिला लेते, अच्छा बॉलर था वो, लेफ्ट आर्म फास्ट, उसको क्यों नहीं खिलाया? फहीम अशरफ को जब आपने खिलाना था तो फिर उससे ओवर्स करवाते, 5-6 ओवर तो करवाते इससे। तो किस बेस पे आपने उसको खिलाया? इसका मतलब कि कप्तान की मर्जी नहीं थी फहीम अशरफ को प्लेइंग 11 में लेने की। तो जो हजरत उनको प्लेइंग 11 में सिलेक्ट कर रहे हैं, असद शफीक है गालिबन, तो उनको चाहिए कि इसका जवाब दें। ये गली मोहल्ले की टीम है। मुझे तो नहीं लग रहा था शायद आज इनका ट्राई सीरीज का फाइनल जीतने का भी मूड था, कि इतनी स्लो क्रिकेट के लिए पाकिस्तान ने, बिलखसूस रिजवान और सलमान अली आगा ने माना 88 रन की बस एक ही आपकी पार्टनरशिप थी। उसके बाद तैयब ताहिर ने कुछ अच्छी बैटिंग की, 38 रन बनाए, लेकिन उसके अलावा खुशदिल शाह 7 रन 18 बॉलें, फहीम अशरफ ने वही 22 रन बना लिए, 2 कैच छोटे उस पर भी 22 रन सब बने उनके, वरना नहीं बनते। नसीम शाह ने कुछ बैटिंग कर ली तो आखिर के जो 9th विकेट पार्टनरशिप थी कुछ 38-39 रन बन गए, अदरवाइज 242 भी नहीं बनते। दाऊद शकील अव्वल तो ओडीआईस खेले नहीं, 1 साल बाद आप उनको लेके आ रहे हैं। वो तो प्लेइंग 11 का प्लेइंग आपके स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं थे। जो टीम आपकी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज जीत के आई, इवन जिम्बाब्वे एज वेल, तो सऊद शकील उस प्लान का हिस्सा नहीं थे, फहीम अशरफ हिस्सा नहीं थे, खुशदिल शाह हिस्सा नहीं थे, और उनको आपने टीम में डाल दिया। तो मुझे तो ऑब्वियसली जब अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने आ रही तो उसमें फिर कामरान गुलामी मुझे खेलते हुए नजर आ रहे हैं सऊद शकील की जगह। खुशदिल शाह तो अब खेलेंगे क्योंकि अब खिलाफ कोई ऑप्शन नहीं है। फहीम अशरफ की जगह डेफिनेटली हारिस रऊफ फिट हो जाएंगे तो वो आ जाएंगे। अगर आपने रद्द-बदल करना ही था थोड़ा बहुत तो उस्मान खान से आज ओपन करा लेते, बाबर को नंबर 3 पे ले आते, सऊद शकील को ना खिलाते पहले बहरहाल। लेकिन बाबर टेस्ट में तो अच्छे नजर आए लेकिन वो रन नहीं बना पा रहे हैं। तो अब इस बारे में ऑब्वियसली पाकिस्तान इवन 242 ऑल आउट इन 49.3 ओवर्स, 50 ओवर भी पूरे नहीं खेले, और उन्होंने 45.2 ओवर्स में गालिबन स्कोर चेज भी कर लिया। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की पार्टनरशिप्स की, तो केन विलियमसन और डेविन कॉनवे के माबेन 71 रन की पार्टनरशिप होती है, सेकंड विकेट पार्टनरशिप। और डेरिल मिचेल और टॉम लैथम के माबेन फोर्थ विकेट पार्टनरशिप 87 रन की होती है। तो ये दो बड़ी पार्टनरशिप्स लगी न्यूजीलैंड की। और 32 रन की पार्टनरशिप लगी थी डेविन कॉनवे और डेरिल मिचेल की,
डेरिल मिचेल ने आज जबरदस्त बैटिंग की, उसने तकरीबन 98 के स्ट्राइक रेट से खेला, 58 बॉल्स पे 57 रन बनाए। हमारे बैट्समैन जब बैटिंग करने आए तो ऐसा लग रहा था कि उनसे बॉल मिली नहीं सही से हो पा रहा, वो टाइम ही नहीं सही से कर पा रहे थे। लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरह से आज मैच खेला और आराम से मैच जीता है, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं थी। इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द टीम। पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और 4 दिन बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने जा रही है और इसी ग्राउंड में आपका न्यूजीलैंड से मैच है। क्या आप न्यूजीलैंड से जीत पाएंगे? अगर आप पहला मैच हार गए तो फिर इंडिया से तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इंडिया के पास भी 5 स्पिनर्स हैं। इंडिया ने भी 5 स्पिनर्स स्क्वाड में रखे हैं और 3 स्पिनर्स के साथ तो हो जाएगा। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव। अक्षर पटेल भी, कैन यू कंपेयर अक्षर पटेल विद खुशदिल शाह? आप मुझे बताइए ईमानदारी से। नो, खुशदिल शाह से ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। अक्षर पटेल विकेट भी लेता है और रन भी बना रहा है। रविंद्र जडेजा का भी यही सीन है, वो बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी कर लेता है। कुलदीप यादव उनके पास है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, तो आप उनसे बच पाएंगे? यहाँ आपसे ब्रेसवेल और मिचेल सेंटर नहीं खेले जा रहे हैं, तो इंडिया के अगेंस्ट आप कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को आप कैसे खेलेंगे? या अगर चले फॉर इंस्टेंस अक्षर को नहीं भी खिलाया, कुलदीप की जगह फॉर इंस्टेंस अगर उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को रख लिया, जो भी आए, जो भी उनका कॉम्बिनेशन बनता है, तो क्या आप खेल पाएंगे उनको? अगर लेट सपोज उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को डाल दिया कुलदीप यादव के साथ अक्षर पटेल, जो भी कॉम्बिनेशन मिलता है, तो क्या आप उन्हें खेल पाएंगे दुबई की कंडीशन में? आपसे अपने होम कंडीशन में ये न्यूजीलैंड के स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे। जिस तरह से आपके बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड स्पिनर्स इन लाहौर, दोबारा आपने आज नेशनल स्टेडियम कराची में भी अगेंस्ट द न्यूजीलैंड स्पिनर आपने स्ट्रगल किया है। तो आपसे तो न्यूजीलैंड के स्पिनर से नहीं संभल रहे, इतना डर डर के खेल रहे थे, आप उनके अगेंस्ट चार्ज नहीं ले रहे थे, ऐसा उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे। क्या रिस्पेक्ट दिया आपने उनको? फुल आपने मेहमान नवाजी की आज न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की, उनको विकेटें भी दी और उनके खिलाफ आपने चार्ज भी नहीं लिया। मुझे समझ में नहीं आता कि वो ये है कि वन डे अप एंड वन डे डाउन, और फिर जीतते तो हम लोग डेफिनेटली, मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई एकदम ओपिनियन, लोग कहते हैं आप तो अपना ओपिनियन ही चेंज कर लेते जीत गए तो, फिर एकदम आप अपना ओपिनियन चेंज कर लेंगे जब मैच हार गए तो। आपकी टीम की परफॉर्मेंस ही ऐसी है, इनकंसिस्टेंट है। वो तो मैंने पहले कहा था कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट तो है। बैटिंग तो हमारी वल्नरेबल है, बॉलिंग थी वो भी बिल्कुल ही, मकसद थी कि हमारी बॉलिंग ने भी वो प्रेशर डाला ही नहीं। एक जमाना था हम 90s की जब क्रिकेट खेला करते थे तो 220, 230, 240 भी डिफेंड कर लिया करते थे। हमारी तो वो बॉलिंग है ही नहीं कि ये 240 भी करे डिफेंड। मैं वही कह रहा था यार कि दो रेगुलर स्पिनर, आज फहीम अशरफ की जगह अगर एक रेगुलर स्पिनर होता तो क्या अच्छा नहीं होता? फहीम अशरफ से आपने 2.2 ओवर्स करवाए हैं, अगर उसकी जगह आपने एक रेगुलर स्पिनर डाला होता तो कितना मैच के आउटकम में फर्क आता। फिर भी मैच पाकिस्तान फंसा सकता था, ऑल्दो पाकिस्तान फेल शॉर्ट ऑफ 50 to 60 रन्स, इवन 275 to 280 भी होते तो कहने के मैच फंस सकता था। लेकिन अगर मैं वही कह रहा हूँ कि फहीम अशरफ की जगह रेगुलर स्पिनर होता, साजिद खान होता, सुफियान मुकीम होता, तो फर्क पड़ सकता था ना। तो कोई मुझे बता दे, जितनी भी जो क्रिकेट के जो करता धरता है ना, जो अफलातून है क्रिकेट के, मैं सबसे मेरा सवाल है, जाते जाते मैं सवाल कर रहा हूँ सबसे, मुझे इसका जवाब चाहिए कि फहीम अशरफ को प्लेइंग 11 में क्यों खिलाया आज? क्यों? बासित अली साहब, राशिद लतीफ साहब, डॉक्टर नुमान नियाज साहब, आकिब जावेद साहब, कोच नजीबुल हसनैन साहब, सलमान भट्ट साहब, सनाउल्ला भाई, नसीम राजपूत साहब, मिर्जा इकबाल बेग साहब, मुझे बता दें कि फहीम अशरफ से जब 2.2 ओवर्स ही करवाने थे, 8वें नंबर पे उसको बैटिंग करवानी थी, तो इस प्लेयर का फायदा क्या था? यूटिलिटी क्या थी इस प्लेयर की? क्या सोच के इसको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया था? अगर आपने खिलाना ही था तो फिर आप आकिफ जावेद को ही खिला लेते, कम से कम वो रेगुलर बॉलर तो होता।
फिर आप ऑलराउंडर के साथ चले गए, क्या लॉजिक थी इसकी बैंड? विश पाकिस्तान द बेस्ट ऑफ लक फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। और मुझे न्यूजीलैंड तो सेमीफाइनल खेलती कंफर्म नजर आ रही है, और माइट भी पॉसिबल कि न्यूजीलैंड फाइनल भी खेले चैंपियंस ट्रॉफी का। टिल देन, अल्लाह हाफिज।